इस वीडियो में हम बात करेंगे मात्रक तथा मापन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के सार्थक अंक प्लस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो मात्रक तथा मापन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स के अंदर, यूनिट एंड मेजरमेंट, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर। पहला देखते हैं हम। सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो कि किसी भौतिक राशि का पूर्वानुमान मतलब भौतिक राशि का अनुमापन पूर्ण शुद्धता तथा यथार्थता के साथ करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी राशि के अंदर जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उसका जो मापन होगा वो उतना ही शुद्ध होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आयताकार एक कांच की पट्टिका की मोटाई वर्नियर कैलिपर्स, ये एक मापक यंत्र होता है के मापन के द्वारा अगर देखें तो मापन पर 0.15 सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं। अतः इस अनुमापन के अंदर अगर प्रतिशत त्रुटि देखना चाहें तो वह होगी 0.15 सेंटीमीटर बराबर 0.01/0.15 इंटू 100 बराबर हो गया 6.49%। ठीक है, इस प्रकार तो अगर प्रतिशत त्रुटि देखना चाहें तो इसके अंदर हमारी इतनी परसेंट होगी। अब यदि किसी आयताकार पट्टिका की मोटाई स्क्रू गेज से अगर ज्ञात करें तो 0.154 या 154 सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा 0.001/0.15 इंटू 100 बराबर हो जाएगा हमारा 0.649। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0.01 ऊपर कैसे लगाए, इसके अंदर तो कोई इस तरह से डेल मान हमें दे ही नहीं रखा है। लेकिन ये क्या होता है कि वर्नियर जो कैलिपर्स यंत्र होता है उसके लिए ये विभाजन 0.01 इस तरह का फरास होता है इसके लिए, और उसी प्रकार स्क्रू गेज के लिए हमारा होता है 0.001। और अति स्पष्ट है कि स्क्रू गेज से ही आयताकार पट्टिका की जो मोटाई मापते हैं उसके अंदर प्रतिशत त्रुटि बहुत ही अन्य अल्प प्राप्त होती है, बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो देख लेना इस यंत्र के अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर कितनी भिन्नता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करके। जी बिल्कुल, अतः हम कह सकते हैं कि तुलना के अंदर स्क्रू गेज की सहायता से हम मापन तुलनात्मक रूप से शुद्ध होता। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अगला देखिए, हमारा सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे देखिए, सभी अशून्य अंक जिनके अंदर शून्य नहीं है वो सभी सार्थक अंक होते हैं, पहला बात तो। दूसरा, सभी अशून्य अंकों के जो बीच में आ जाए, जैसे 505 आ गया तो ये 50 भी गिना जाएगा इस सार्थक अंकों में। ठीक है, उसी प्रकार यदि अगला है संख्या का मान 1 से कम हो, अर्थात दशमलव के अंदर संख्या और वो भी 1 के कम होनी चाहिए, तो दशमलव के दाईं और जो अशून्य अंक से पहले आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसके अंदर ये शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन बाद वाले होते हैं। अगला नियम ये हमारा लिख रखा है, देखिए, यदि संख्या का मान 1 से कम और दशमलव से दाईं और अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये शून्य सार्थक अंक होंगे, लेकिन प्रारंभिक जो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होंगे। अगला है, यदि संख्या का मान 1 या 1 से अधिक है तो दशमलव के दाईं और अशून्य अंक से पहले आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 1 से अधिक है मान, अर्थात 1.00 इस तरह कुछ देर का है, लेकिन तब यह शून्य भी क्या गिने जाएंगे, सार्थक अंकों के अंदर गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये मतलब अशून्य अंक हो गया, ये भी अशून्य अंक है भी शुरुआत। ठीक है, इनके बीच वाले भी अब गिने जाएंगे। ठीक है, हमने पूर्व के अंदर ये पढ़ रखा है, दशमलव होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके बीच के अंदर दोनों अशून्य अंकों के बीच के अंदर हमारा शून्य आ रखा है, तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। अगला है, यदि संख्या का मान 1 या 1 से अधिक है तो दशमलव के दाईं और जो सार्थक अंक है वो नहीं माने जाते हैं। ठीक है, दाईं ओर के शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे कि देख लीजिए, इसके अंदर हमारा ये जो होते हैं ना पिछले, इसके अंदर ये सार्थक अंक नहीं माने जाते, इसके अंदर ऐसा बोल रखा। ठीक है, तो कुल हो जाएगी, देखिए इसके अंदर हमारा 7 हो गया था। देखिए 0 भी गिना जाएगा तो हमारा 3 और 3 4 हो गए 7, और इसके अंदर हमारा, अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर 6 ही क्यों हुआ, क्योंकि ये दो अंतिम जो 2 0 हैं, 2 शून्य हैं, वो हमारे नहीं होंगे। कारण है कि जैसे कि हम लिखते हैं 200 लिखते हैं ना, 200 लिखते हैं ना, तो उसको लिखने 200 लिखते हैं तो उसके अंदर ये 2 अंतिम जीरे नहीं होंगे, हमारा शून्य जो है वो नहीं होते, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी तो वही बात हुई कि ये जो है ना, इसके अंदर भी हमारा ये 2 और इसके अंदर हमारा, तो ये बीच के अंदर कई संख्या होने के बाद में हमारे 2 0 आ रहे हैं। ठीक है,
इसलिए हमारा ठीक है शुरुआत के अंदर दशमलव तो आ रहा है लेकिन एक ही आ गया, इन दोनों के बीच का जो होगा वो भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इस प्रकार हो गया। फिर देखिए यदि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं, देखो किसी अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि 200 के अंदर दो अंतिम जीरे जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक कभी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए मात्रक तथा मापन के अंदर पहला है कि अब आता है हमारा किसी भी संख्या के अंदर 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता। जैसे कि दे रखा है 5.66 इंटू 10 की घात 10, इसके अंदर अब ये 10 की घात 10 दे रखा है लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन तीनों को ही हम सार्थक अंक कहेंगे, इन तीनों के अंदर ही 3 सार्थक अंक हैं, इन 3 अंकों के अंदर ही। फिर अगला है हमारा पूर्णांकित करने का मतलब नियम होते हैं पूर्णांकित करने का, ठीक है। पूर्णांकित कैसे करते हैं, जैसे कि इसके लिए कुछ नियम है। जैसे कि पहला तो है कि 5 से अगर कम हो नंबर, अंतिम नंबर, ठीक है, 5 से कम होने पर नो चेंज रहता है, कुछ भी परिवर्तित नहीं रहता, उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहता है और उस अंक को हटा देते हैं जो कि 5 से कम है। और अगर 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक के अंदर एक जोड़ देते हैं और वो हटा देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के अंदर आप देख रहे होंगे 3 के अंदर एक जोड़ करके 2.4 कर दिया गया है। उसी प्रकार आगे देखिए कि अगर 5 से अधिक हो तो उसमें एक जुड़ जाता है। अब देखिए क्या कहा है इसके अंदर, यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से अधिक हो तो उसमें एक जुड़ जाता है 2.353, तो इसके अंदर 2.4 कर दिया गया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए जिस अंक को पूर्णांकित करना होता है उसके बाद वाला अंक यदि 5 के बाद शून्य या कुछ भी नहीं है और वह अंक विषम है तो उसमें एक जुड़ जाता है। अर्थात ये सवाल बोल रहा है कि 5 अंतिम अंक अगर खुद 5 हो जाए, उससे पहले वाला अंक अगर विषम हो, यहाँ पे विषम आ जाए, जैसे 3 5 इस प्रकार के कुछ अन्य अंक आ जाए, 3 आ गया जैसे कि, तो उसके अंदर एक की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, एक जुड़ जाता है, ठीक है। और अगर वही अंक क्या हो, सम हो तो फिर अपरिवर्तित रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखिए हमारा बेलन की लंबाई के मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स के लिए दिए गए जो पाठ्यक्रमांक है वो पाठ्यांक है जो निम्नानुसार है। तो निम्न के मान ज्ञात करना है। पहला है बेलन की वास्तविक लंबाई, ठीक है, तो ये हमारे लंबाई के मापन दे रखे। तो वास्तविक लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे या फिर इसकी जिस प्रकार से हम कहते हैं जो माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त किया, सभी का योग किया, बट्टे के अंदर हमारा 9 लगा दिया जो कि कुल हमारी इसकी संख्या है, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, पहले माध्यांक के अंदर परम त्रुटि अर्थात इसमें से जो हमारा प्रारंभिक मान था, ये इसमें से जो हमारा मतलब जो भी मान आया, माध्य का मान जो भी आया उसमें से ये जो पाठ्यांक था, प्रारंभिक पाठ्यांक थे सारे, उनको घटा दीजिए तो सारे के सारे हमारा परम त्रुटि आ जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे 3.28 से हमारा ये घटाते जा रहे हैं हम, देखिए, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार सभी के अंदर प्राप्त कर लिया। फिर माध्य परम त्रुटि कैसे निकालते हैं, यह माध्य परम त्रुटि नहीं है, ये तो क्या हुई, एक निरपेक्ष त्रुटि हुई, निरपेक्ष त्रुटि हुई है, तो इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है। अब हम माध्य परम त्रुटि निकालने के लिए इन सब का योग करेंगे जो कि हमारे लिए निरपेक्ष त्रुटि बन करके आई है। डेल ए के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, डेल A1 डेल 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उनको योग करेंगे, उसके बट्टे के अंदर सारा जो कि नोई है अब भी कोई बदला तो है नहीं ना, 9 का भाग दे देंगे बस। अब ये हमारा माध्य परम त्रुटि आ गई। आगे देखिए सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटि के लिए जो हमारा ये मान आया माध्य निरपेक्ष, माध्य जो परम त्रुटि आया है, माध्य परम त्रुटि के अंदर भाग दे देंगे किसका, जो शुरुआत के अंदर माध्य आया था, ठीक, माध्य त्रुटि आई एक तो शुरुआत के अंदर, और अब ये आई थी माध्य परम त्रुटि, तो इसके अंदर उसका भाग देने पर हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या, सापेक्ष त्रुटि। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा कैसे, देखिए 11 मतलब इसको जो वही जो मान आया देखिए माध्य परम त्रुटि बट्टे के अंदर माध्य त्रुटि और उसके गुणा कर देंगे हम 100 से, तब हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, सीधा सी बात। अगला आ रहा है कि किसी घन की भुजा तथा द्रव्यमान के मापन के अंदर प्रतिशत त्रुटि दे रखी है क्रमशः 3% तथा 4%। तो घनत्व के अंदर त्रुटि याद करनी है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं पी या मोमेंटम मतलब जो पी होता है डेंसिटी होता है, यह पी नहीं है, इसको कुछ मतलब ये जो घनत्व होता है ना, घनत्व को इस तरह लिख रखा है, ठीक है। तो इसको डेंसिटी होता है डी, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो जो डेंसिटी है वो होता है हमारा द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात के, द्रव्यमान बट्टे आयतन के बराबर होता है। द्रव्यमान ले लिया हमने, बट्टे के अंदर आयतन ले लिया। अब देखिए
चूंकि डेल पी बट्टे पी लिया, यानी कि जो त्रुटि है वो ऊपर और नीचे के अंदर वास्तविक मान ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर ले रखा ऐसा क्यों लिया, अब देखिए प्रतिशत त्रुटि हमें दोनों के अंदर दे रखी है, एक तो दे रखी भुजा के अंदर तथा द्रव्यमान के मापन में दे रखी है, द्रव्यमान के मापन में दे रखी है। तो भुजा के मापन के अंदर अब देखिए आई क्यूब होगा कि नहीं, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान भुजा का ही क्यूब होता है। भुजा यहाँ पे हमने आई मान रखी है या फिर जो भी एल मान रखी है, एल मान रखी है, ठीक है, एल मान रखी, एल का हमारा क्यूब कर रखा है, ठीक है। क्यूब कर रखा, जब भी इस तरह होता है घात होती है तो वो आगे आ जाती है और उसका डेल रूप में लिख करके बट्टे के अंदर उसका वास्तविक मान लिख दिया जाता है, इस तरह लिख देते हैं। फिर देखिए और उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो इसके अंदर हमने वही कर रखा है। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं इस तरह रख दिया, ये प्रतिशत त्रुटि है, इसके लिए ये प्रतिशत त्रुटि है। अब इसका मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है प्रतिशत त्रुटि का, इसका 4% दे रखा है द्रव्यमान के मापन के अंदर। कितना दे रखा है, द्रव्यमान के मापन के अंदर हमारा दे रखा है, इसका मान दे रखा है, ठीक है। द्रव्यमान का मापन है तो फिर ये इसका ही है, ठीक है। द्रव्यमान के मापन का हमारा दे रखा है तो 4%, 3% तो इसका दे रखा है भुजा वाला, तो यहाँ पर कर देंगे 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, एंड प्लस के अंदर इसका 4 है पूरे का पूरा मान जो, ठीक है। तो 4 प्लस के अंदर 9, 9 और 4 13 हो गया, 13% इसका उत्तर आ गया। किसी गोले की त्रिज्या किसी गोले की त्रिज्या के मापन के अंदर प्रतिशत त्रुटि 2% दे रखी है, तो गोले के आयतन के अंदर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा कि किसी गोले के मापन के अंदर हमारे प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। क्योंकि पहले ये बात सोचो कि गोले की त्रिज्या की मापन के अंदर ये प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो आयतन के अंदर कितनी, तो एल का क्यूब, यानी एल यहाँ पे मतलब मैंने माना है यहाँ पे आर मान लिया, तो आर मान लीजिए आप भी, ठीक है। आर का क्यूब होता है हमारा, पहले तो ये सोचो कि आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि ये होता है पाई आर क्यूब, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि आर के अंदर वो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, अर्थात वो डेल आर बट्टे आर गुणा 100, उसका मान हमें दे रखा है 2%, ठीक है। 2% दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है, ठीक है। अब करो तो डेल वी बट्टे वी इंटू 100 बराबर हो गया 3 गुणा डेल वी बट्टे डेल आर बट्टे आर गुणा 100। अब देखिए ये कैसे हुआ, आपको मालूम तो होगा कि ये 4/3 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जो घात रूप में था उसको आगे ले आओ बस, तो आगे ले आए, फिर डेल आर बट्टे आर गुणा 100 कर दिया। इसका हमारा मैंने मान बताया अभी 2, और 2 × 3 कर दो 6 आ जाएगा मान, बस। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसी कण के द्रव्यमान तथा वेग में हमें प्रतिशत त्रुटि देगी, तो उसके कण की गतिज ऊर्जा में निकाल दिया, बस सिंपल है। तो देखिए कण की द्रव्यमान के अंदर हमें 2% दे रखी है, अर्थात डेल एम बट्टे एम गुणा 100, उसका मान तो हमें दे रखा है 2%, और उसी प्रकार हमें दे रखा है एक वेग के अंदर डेल वी बट्टे वी गुणा 100 का मान हमें दे रखा है 3%, ठीक है, 3% दे रखा है। अब देखिए 1/2 mv², mv² तो घात हमारा किस तरह हो जाएगी, आगे आ जाएगी, मैंने बताया था। तो 2 इस प्रकार बन गया, चूंकि इसका मान, अब देखिए जो इसका मान है ना वो हमारा कितना है, डेल वी के लिए हमारा 3 है, 3 × 2 कर दो 6, 6 प्लस के अंदर हमारा इसका कितना 2, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भौतिक राशि x बराबर a² बट्टे c रूट d, और इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर सारों के अंदर हमें मान दे रखा है, तो हमें किसके अंदर ज्ञात करनी है, एक्स के अंदर प्रतिशत त्रुटि, अर्थात इस सारे जो हमें भौतिक राशि दे रखी है इसके अंदर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। सिंपल है, देखो किस तरह होगा इसका। पहले देखिए एक के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि दे रखी है वो है 4%, वो किसका मान है, डेल a/a गुणा 100 का मान है वो। उसी प्रकार देखें तो बी का मान क्या होगा, यह है, सी का मान ये है, और इसका डी का मान ये है। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि देखो इनको किस तरह लिख सकते हैं, a2 दे रखा तो 2 गुणा डेल a/a गुणा 100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा डेल a/a गुणा 100 है। अब इस सारे का मान तो मैंने बता दिया, क्या हुआ, ये जो मान आया हुआ दिया हुआ है वही होगा 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है, इसका मान हमारा 8 आया, 8। फिर हो जाएगा हमारा b³ दे रखा तो 3 गुणा, अब b का मान तो सीधा ही रख दो ना, क्यों आप इतना, तो 3 2 है इसका मान, तो गुणा करो तो कितना हो गया इसका 6 आ गया, बस, ठीक है 6 आ गया। अब देखिए अगला हमारा सी दे रखा, सी के लिए तो सीधा मान होगा, क्योंकि
सी के अंदर कोई इस तरह नहीं दे रखा है कि गुणा के अंदर दे रखा है, ठीक है, कोई घात नहीं है इसकी, ठीक है, डेल सी बटा सी गुणा 100, तो इसका तो मान सीधा है 3, ठीक है, वो 3 ध्यान रखना, 3 6 और शुरुआती के अंदर हमारा आया था 4 दूनी 8, ठीक है, तो इस प्रकार मान ध्यान रखना, 8 और 6 14, 14 और 3 कितने हो गया 17, 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया इसका मान यहाँ तक। अब लास्ट अंतिम देखना हमारा कि रूट डी दे रखा है, रूट डी की घात होती आपको मालूम ही होगा 1/2 हमारी घात होती इसकी, तो 1/2 गुणा में तो लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, और कर देंगे डेल डी बटे डी गुणा 100, चूंकि इस सारे का मान मैंने 100 वाला का इसका सारा का मान 1 दे रखा है, तो 1/2 अर्थात इसका मान है हमारा 0.5, जोड़ दो उसके अंदर 17 प्लस 0.5 कितना हो गया 17.5। बस अगला दे रखा है एक प्रयोग के अंदर दो संधारित्रों की धारिताएं दे रखी हैं 1.5 इंटू प्लस माइनस 0.2, यह म्यू एफ दे रखा है एवं 2.6 प्लस माइनस 0.1 म्यू एफ मापी गई है। जब दोनों को संधारित्रों को हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो कुल धारिता तथा प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी, बस सिंपल है। देखिए किस तरह करेंगे, चूंकि देखिए C1 बराबर यह तरीका C2 बराबर यह तरीका, चूंकि CP बराबर यानी कुल धारिता बराबर हो गया C1 प्लस C2, और अब इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, बस सिंपल है। डेल का मान लेते हैं, एक देखिए डेल का मान इसके अंदर कौन सा है, तो ये ध्यान रखना डेल का मान ये होता है, ठीक है, डेल का मान ये होता हमारा। तो देखो क्या कर लेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर सीधा दो जोड़ देने पर हमारा कुल धारिता आ जाएगी, और उसको प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा मान है ना डेल का मान है 0.3 बट्टे 4.1 कर देंगे, जो वास्तविक मान गुणा कर दो 100 से, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बस क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 7.3 होगा इसका उत्तर, ठीक है, 7.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमश से 5.7 प्लस 0.1 सेंटीमीटर प्लस तथा दे रखा एक और जो कि चौड़ाई है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो त्रुटि निकालनी है सीमाओं के साथ आयत का हमें क्षेत्रफल की गणना भी करनी है, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल किस तरह होगा, इनको गुणा कर लीजिए जो कि वास्तविक मान है इनका, तो 5.7 इंटू 3.4, ठीक है, इसका प्रकार हमारा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये प्राप्त हो गया। अब देखो एक के अंदर अर्थात डेल ए के अंदर त्रुटि किस प्रकार होगी, ए यानी कि क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि, क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि हो गया हमारा डेल ए बट्टा ए बराबर हो गया इन दोनों के अंदर जो त्रुटि है उसका योग। क्यों आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे गुणन में हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसका प्लस कर दिया जाता है जब भी त्रुटि के संदर्भ में, ठीक है। तो डेल एल बट्टा एल प्लस हो जाएगा डेल बी बट्टा बी, बस इसको इस तरह कर दिया। अब देखिए आगे क्या करेगा है, जो भी डेल का मान दे रखा, डेल का मान क्या था एल के संदर्भ में 0.1 बट्टे के अंदर 5.7 इसका वो मान, और 0.2 बट्टे 3.4 कर दो इनका योग, जो भी आगे इसका आंसर आएगा वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1.48 बट्टे के अंदर 19.8, अब मतलब क्षेत्रफल के अंदर हमें त्रुटि ज्ञात करनी थी, डेल ए ज्ञात करना था, क्योंकि मैंने बताया था डेल का मान होता है त्रुटि, डेल का मतलब पता मतलब क्या होता है त्रुटि होता है, तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए जब त्रुटि है तो ये हमें ज्ञात करना, तो ए को हम इधर स्थानांतरित कर दिया, ए का मान हमें आ रखा है 19.38 आ रखा है, तो वही हमें यहाँ पे रख दीजिए। देखिए 19.38 से गुणा कर दो तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1.48 जो प्लस माइनस इस प्रकार प्राप्त हो गया, ये हमारी त्रुटि है, ठीक है। तो हम फिर आगे कह सकते हैं ए प्लस डेल ए प्लस माइनस ए डेल हो गया हमारा 19.38 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है आर बराबर वी अपॉन आई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे वी हमें दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और आई दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, तो हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके अंदर किस तरह होगा, चूंकि आप जानते होंगे आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, ठीक है, आर बराबर वी अपॉन आई, आर के अंदर त्रुटि इसके अंदर त्रुटि प्रतिशत त्रुटि के होते ही 100 से गुणा कर दीजिए, बस 100 से गुणा कर दिया, दोनों के अंदर भिन्न भिन्न गुणा कर दिया, इसके अंदर भी कर दिया। अब चूंकि आपको दे रखा है डेल का मान दे रखा है और वो भी मान दे रखा है, चलो लिख दिया, मान रखना है बस कुछ नहीं करना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0. अब ये 10 से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 10 से 10 कैंसिल, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 2 7 तो उत्तर आ जाएगा, इसका 7% उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए किसी आयताकार पट्टिका की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई तथा ऊंचाई निम्नानुसार मापी गई, ठीक है, निम्नानुसार मापी गई है।
तो इसके अंदर हमारा एल दे रखा, बी दे रखा, एच दे रखा, तो आयतन के अंदर प्रतिशत त्रुटि तीनों को गुणा कर देना है हमें, तब हमारा आयतन प्राप्त हो गया। वी बराबर ये कर दो, बस तीनों को अलग अलग वापस गुणा कर रखा है हमारा। फिर देखिए प्रतिशत त्रुटि हमें नहीं दे करके सिर्फ ये मान दे रखा है, तो इसके बट्टे के अंदर वो रखो, गुणा 100 से कर दो, बस प्राप्त हो जाएगा मान। देखिए 2/12.13 प्लस 1/8.16 प्लस 1/3.46, इन सभी का जब सरल किया हमारा, क्योंकि यहाँ पे देख 100 ये सभी, इन सभी को सरल करने पर हमारे पाया क्या किया कि देखिए, अब आप सोच रहे होंगे 100 कहाँ चला गया, 100 कहाँ चला गया। देखिए यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे के अंदर 100 आएगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो यहाँ भी हटाएंगे, तो फिर क्यों रखना है, सीधा हटा करके हमने यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ 1 कर दिया, ये देखो 2 1 1, ठीक है, तो सीधा कर दिया है। अब बट्टे के अंदर इसका मान ये आ गया और कुल करेंगे तो 0.57% आ गया इसका मान, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रयोग के अंदर कांच के अपवर्तनांक के निम्न मान प्राप्त होते हैं हमारा 1.45, ये सभी जो मान दे रखे हैं निम्न ज्ञात करो। एक तो दे रखा अपवर्तनांक का माध्य मान, सीधा माध्य मान तो सीधा है हमारा, क्या कर देंगे इसके अंदर जितने भी कुल है 6, तो 6 का भाग दे दो, बस 1.51 हमारा प्राप्त हो गया। अगला है परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि। परम त्रुटि कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा, माध्य जो मान आया है उसमें से माइनस कर दो सारे के सारे पाठ्यांक, बस तो 0.0 से 0.05 इस प्रकार से ये प्राप्त होते हैं हमारे, ठीक है। आगे देखिए कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अर्थात ये जो भी मान प्राप्त हुए उनके अंदर वापस 6 का भाग दे दो, बस ये 6 का भाग दे दिया। अगला है हमारा सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, सापेक्ष त्रुटि देखो, ये जो हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त की है इसका जो भी मान आया, देखिए मानना ही है, देखिए आगे नहीं कर रखा, तो देखिए सीधा इसका मान हमारा दे रखा है 0.0433 बट्टे 1.51, 1.51 वो माध्य निरपेक्ष वाला था, माध्य त्रुटि वाला था ये, और ऊपर वाला ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो भाग देने पर हमारा प्राप्त हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि 0.0286। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो बस जो भी मान हमने सापेक्ष त्रुटि का पाया उसको 100 से गुणा कर दो, बस वही हमारा मान हो जाएगा। अगला देखिए, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के माप ताप दे रखे हमें क्रमशः T1 तथा जो कि T1 है हमारा 10⁸ कूलम प्लस में सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रकार दे रखे दो 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन सेल्सियस, ठीक है, तो इन तापों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि का मान निकालना है, बस। अब देखिए तापांतर के अंदर क्या होता है कि देखिए 20 और इधर था हमारा ये, अब इनको क्या किया कि 10 को इधर ले आए और 20 माइनस 10 कर दिया और इसको भेज दिया उधर, ठीक है। मतलब देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था तो ये मतलब इधर तो रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, और माइनस ले लिया यहाँ पे चिन्ह और यहाँ पे ले लिया प्लस, ठीक है। अब आपको मतलब ये यूँ समझ नहीं आएगा, क्या है ना कि इसके अंदर जो चिन्ह है वो यहाँ पे मतलब दोहरे चिन्ह लिए हुए हैं, फिर इनको कॉमन लिया होगा चिन्हों के अंदर, तो प्लस माइनस यहाँ पे रख दिया और इन सभी को इधर रख दिया, इन दोनों का मान हमारा 1 आ गया और इसका हमारा 10 आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार हमारा तापांतर आ गया। और उसके अंदर आई त्रुटि भी यही होगी, देखिए क्या डेल ए का मान ये है और ए का मान ये है, वास्तविक मतलब डेल का, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब देखिए किसी पटल की लंबाई हमें देखिए 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और एक देखिए 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर नापी गई, तो इसका क्षेत्रफल और त्रुटियां ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना सीधा हमारा हो गया L गुणा B, तो गुणा करने पर हमारा वास्तविक मान को ही हमेशा गुणा करते हैं क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें भी गुणा करना, नहीं, ठीक है, ओके। इस तरह कर दिया तो हमारा प्राप्त हो गया ये क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि ज्ञात करने के वास्ते हम यह कर लेंगे इसको 0.2/3 और इसके अंदर ये मान आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, डेल का मान हमारा ये दिया हुआ है और बट्टे के अंदर वास्तविक मान ले लिया और इस प्रकार ये सरल करते हुए हमारा 0.56/3.84 और कुल प्राप्त कर लिया हमने 0.56/3.84 गुणा ए करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि ज्ञात करनी और ए का मान पुनः वहाँ पे रख देंगे, तो हमारा प्राप्त हो गया 0.56/3.84 गुणा कर देंगे 3.84 जो कि हमारा
क्षेत्रफल आ रखा था। त्रुटि सीमाओं के अंदर अब क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ए प्लस डेल ए, इस प्रकार 3.84 प्लस माइनस 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगले दे रखा वास्तविक गैस की अवस्था के अंदर तांडरवाल गैस समीकरण दे रखा पी प्लस ए बट्टे वी स्क्वायर गुणा वी माइनस बी बराबर आर टी। यहाँ पी है दाब, वी बराबर आयतन वॉल्यूम है, और आर बराबर हमारा गैस का नियतांक, गैस के नियतांक है, टी बराबर ताप है। इसी समीकरण के अंदर नियतांक ए व बी की हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। अब देखो ए व बी की हमें विमाएँ ज्ञात करनी है, क्योंकि देखो ये सारा का जो आर इसके बराबर है वी माइनस बी। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसको आर टी के बराबर। अब देखिए आर टी का मतलब क्या है, आर का मतलब तो गैस नियतांक, शायद यही होगा ना, हाँ, और टी का मतलब ताप। पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर, जो कि हम किसके बराबर मान लिया, इस तरह कर लिया। फिर पी गुणा पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर है, तो पी वी स्क्वायर प्लस ए, और पी बराबर ए बट्टा वी स्क्वायर। इसको किस तरह किया देखिए, पी प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर बट्टे तो पी वी स्क्वायर प्लस ए, और बट्टे के अंदर वी स्क्वायर था, उधर कर दिया ट्रांसलेशन। तो इसको देखिए पी बराबर ए बट्टा वी स्क्वायर कर दिया, और बराबर दाब कर दिया। ए बराबर पी वी स्क्वायर हो जाएगा गुणन कर देंगे पर, और ए बराबर पी का हमारा बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, और वी स्क्वायर का मतलब है आयतन की घात, मतलब लंबाई की घात, यानी कि भुजा की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 होने पर आयतन होता है, और डबल कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा बल का जो विमा होती है M1L1T-2, और बटे के अंदर L2 दे रखा है गुणा L की घात 6 है। तो हमारा ए का, यानी ए की विमा होगी वो होगी M1L5T-2 V माइनस बी से। अब देखिए V माइनस बी से किस तरह करेंगे, V बराबर हो जाएगा V बराबर B प्लस का B हो जाएगा, और B का मान हमारा जो भी है, V का मान क्या होता है हमारा, V मतलब V का मान जो होगा वही V का मान। V का मतलब है आयतन, यहाँ पे आयतन का क्या होता है, विमा होती है आयतन, मतलब आयतन की विमा L3, और कुछ नहीं, बस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको भी पहले 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर मानना है, 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर मानना है। फिर देखिए आगे F बराबर ए प्लस बी एक्स समन दे रखा है, जहाँ F बल है, X दूरी है, और ए और बी की हमें विमा निकालनी है। ठीक है, ए और बी की हमें विमा निकालनी, ए प्लस बी एक्स बल के बराबर। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, बल एफ ए प्लस बी एक्स, एक्स दूरी है, और ये इस तरह दे रखा। देखिए ए कर लेंगे हम पहले एफ के बराबर, तो ए एफ के बराबर करने पर ए की जो बल की विमा है वही हमारी इसकी विमा हो जाएगी, और यह इसके बराबर करने पर हमारा एक्स की विमा यानी दूरी की विमा का भाग दे देंगे हम बल के अंदर। ठीक है, बस, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा बी का मान। ठीक है, इस तरह। फिर आगे देखिए किसी कण का वेग देर का हमें v बराबर ए प्लस बी टी, ए और बी की हमें विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए v बराबर ए प्लस बी टी, और v बराबर ए ले लेंगे पहले, फिर v बराबर बी टी ले लेंगे। ठीक है, ए की विमा और b की विमा निकालनी है। तो देखिए ए की विमा आयतन की जो भी विमा है वो हो जाएगी, और इसका हो जाएगा v बटा टी, यानी v बटा आयतन बटा समय। तो बस सिंपल है। फिर देखिए आगे वेग बराबर दे रखा है अंडर रूट दे रखा है एन के सी बट्टे एक्स दे रखा है। तो एक्स का वी में सूत्र ज्ञात करो तथा उस राशि का नाम भी बताना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, वी बराबर अंडर रूट पी बट्टे एक्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, चूंकि जो एन के सी दे रखा है ना, इसका मतलब यह है पी के बराबर तुल्य है, पी के तुल्य है, ये लेयर का देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मतलब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो अंडर रूट पी अपॉन एक्स दोनों और वर्ग कर दिया हमने, क्यों, इसको सरल करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ताकि ये सरल हो सके। ठीक है, तो इधर वाला हमारा अंडर रूट पी एक्स के पी बटा एक्स था, तो इसका तो हमारा स्क्वायर करने पर ऐसा आ जाएगा, और इसका हमारा वी स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक्स का मान हमें निकालना, तो बी पी बटा वी स्क्वायर, पी के मान यानी प्रेशर दाब का M1L-1T-2 होता है, और बट्टे के अंदर वी स्क्वायर का हमारा आयतन का स्क्वायर का L स्क्वायर, और T-2 हो गया। ठीक है, इस तरह प्राप्त हो गया। आगे देखिए यहाँ पे v है ना वेग,
सॉरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ना कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता तो एल क्यूब यानी एल की पावर 6 आता, ना कि ऐसा आता। आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे, तो इसका प्राप्त इसकी इस तरह हो जाएगी m1 एल की पावर -3 और t0, चूंकि ये किसकी होती है, ऐसी राशि का जो विमा घनत्व की होती है। बस अगला दे रखा हमारा, वायु में गतिमान किसी वस्तु पर लगने वाले वायु के घर्षण का मान वस्तु के वेग के समानुपाती होता है, तो समानुपाती नियतांक की विमा ज्ञात करो। एफ समानुपाती किसके हैं, वी के यानी वेग के, क्योंकि एफ बराबर हम मान लेते के, जो समानुपाती नियतांक है हमारा। अब इसकी हमें विमा निकालनी है, यानी एफ बट्टा वी, बस बल का जो निकाल दो और वी का भाग दे दो बस। तो m1 L0 T-1 उसकी क्या होगी, विमा होगी। अगला दे रखा पृष्ठ तनाव, टी के अंदर द्रव की छोटी बूंद के दोलन का समय टी, घनत्व डी, त्रिज्या आर दे रखी है, पृष्ठ तनाव टी पर निर्भर करता है, तो हमें दे रखा, हमें सिद्ध करना है टी बराबर के गुणन √d r³ बट्टे टी। ठीक है, ऐसा सिद्ध करना है, तो टी समानुपाती किसके, हमारा dt/r के। पहले तो ये बात, ये कैसे, अब द्रव की छोटी बूंद के दोलन का समय घनत्व पर त्रिज्या पर और पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, dt/r पर निर्भर करता टी, बस सिंपल के dt/rt कर दो। और ABC हमने ये विमा इस तरह लगा दी ताकि आप बाद में इस तरह सरल कर सको। अब देखिए डी का क्या होता है, आर का क्या होता है, टी का क्या होता है, वो रखो। मान टी बराबर के गुणा के, तो इसी तरह रहने दिया, और इनकी में विमाएँ हमने रख दी। डी का डेंसिटी का रख दी, और आर का रख दी, और टी की मान इस तरह रख दी। टी की है ना, ये टेम्परेचर की है कि किसकी है, ये देखिए यहाँ पे ले रखा है, देखिए आर बराबर और टी बराबर हमने ले लिया। अब पृष्ठ तनाव की विमा है जो कि m1T-2 ये दे रखी है, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। पृष्ठ तनाव की मतलब होता है kg सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार होता है, यानी कि kg पर सेकंड स्क्वायर, तभी तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी विमा होती है इसकी, आपको इस तरह दे रखा है। ठीक है, इसका दे रखा है। अब ये सारी की सारी हमने वहाँ पे रख दी। अब चूंकि देखो यहाँ रखने पर m1 जो भी मतलब गुणन होता है हमारा, जो भी उसको गुणन कर लो, तो हमारा आखिर में हमारा मान पाया हमने कि ma, मतलब इनकी पावर लगा देंगे ABC। ठीक है, ABC जो कि यहाँ पे हमने मानी थी, ठीक है, मानी थी, जो यहाँ पे लगा करके हम पुनः कर देंगे m की पावर a, l की पावर -3a, l की पावर b, m की पावर c, t-2c हो जाएगा। अब देखो इनके अंदर तुलना करो, यहाँ पे जो l उनका मान है वो इसके बराबर, यहाँ पे जो इसका बराबर, तो समानता के सिद्धांत से a + c किसके बराबर हुआ, हमारा 0 के बराबर हुआ, क्योंकि देखो इस पर भी 0 है, इसके a + c है, तो वो दोनों बराबर हुए, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अब मान ज्ञात कर सकते हैं ना हम, बिल्कुल कर सकते हैं। समानता के सिद्धांत से करते हुए हम c का मान आ गया हमारा -1/2, -1/2 प्राप्त हुआ। a का मान 1/2 और b का मान 3/2, यह प्राप्त हो गया हमारा। तो अब आप वो पुनः घात लगा दीजिए और सूत्र तय कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए। ठीक है, तो सूत्र निर्धारित करने के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए इसकी घात लगा दी, 1/2 जो भी हैं उनके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, a -1/2 लेगी, यानी कि टी जो है वो बट्टे के अंदर होगा। ठीक है, टी बट्टे के अंदर हो जाएगा और उसका अंडर रूट हो गया, तो 1/2 घात। ठीक है, उसके बट्टे बट्टे के अंदर है वो किसी के, और वो किसके बराबर है, बट्टे के अंदर है डी के, क्योंकि वही रूट के अंदर आ रखा है एक तो बढ़, और पी जो है, पी की घात है 3/2, तो आर की घात है 3/2, आर की घात 3/2 लिख दी हमने। अब आर की घात 3/2 है, इसका मतलब हमने ऐसा कर दिया, r³ का अंडर रूट, ठीक इस तरह कर दिया। ठीक है, इसको अब हम लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर है r³ भी, तो उसका हमने कर दिया dr³/t का अंडर रूट। बस इस तरह से हमने पा लिया, जो कि हमने शुरुआत के अंदर हमें दे भी रखा था। देखिए अब अगला है, एक छात्र प्रयोगशाला के अंदर सरल लोहे के आवर्तकाल का मान ज्ञात करने के 2% की त्रुटि लंबाई ज्ञात करने में, 6% की त्रुटि गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के अंदर, टी के मान में अधिकतम परम त्रुटि ज्ञात करनी, टी के मान में
अब यहाँ पे हमें क्या है ना, टी का मान हमें खुद को मतलब मालूम होना चाहिए। टी का मान होता है 2π√L/G, यानी आवर्तकाल का ये मान होता है, इस तरह होता है मतलब, ठीक है। क्योंकि ये होता है तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा अंडर रूट देर का, तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुणन के अंदर del G/G, इसके अंदर del L/L गुणा कर दो 100 से, इस प्रकार कर दिया। प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है, यानी del L/L गुणा 100, इसका मान तो हमें 2 दे रखा है, ठीक है 2। और इसी प्रकार del G/G गुणा 100 का मान हमें दे रखा है, वो है हमारा 6%, ठीक है 6% त्रुटि दे रखी है। तो 6 यहाँ पे गुण 6/1/2 इंटू 6 प्लस में 1/2 इंटू 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। 3 नहीं आया। अब देखिए कई बार इस तरीके से गलती हो जाती है, ठीक है। 1/2 गुणा 2 था, इसको कैंसिल किया तो एक तो बच रखा है ना, प्लस के अंदर 1/2 गुणा 6, इसका मान आया हमारा 3, 3 प्लस में 1 4 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र G बराबर 4π²L/T² के अंदर प्रतिशत त्रुटि दे रखी 2% व 3% मापी गई है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मापन के अंदर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, del L/, तो यानी इस सूत्र के अंदर हमें दे रखी है प्रतिशत त्रुटि 2%, एक तो, और एक दे रखी है 3%, तो हमें गुरुत्वीय त्वरण के अंदर, अब देखो इसके अंदर हमें स्पष्टता नहीं कह रखा है, लेकिन हमें ये मानना होगा L के लिए और ये मानना होगा T के लिए, बस। तो मान लीजिए हमने ऐसा मान लिया और पा लिया हमने कि L की पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो हमारा इसी तरह रहा, और T की पावर तो 2 देर की है, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया। इसका मान हमारा 3 था, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस में उसका मान हमारा 2 है, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा इसका मान। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर हमने सार्थक अंक और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने हैं। इसी प्रकार मैं और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो।